ओके दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं एक सुबह सुबह आपको एक छोटा सा भाषण सीसीई पे दे दूँ। आप अभी क्योंकि सुबह सुबह तरोताज़ा आए हैं तो आपके सो जाने का खतरा नहीं है भाषण में, इसलिए ये दिन का सबसे उपयुक्त टाइम होता है जब भाषण दिया जा सकता है लोगों को। इसके बाद में तो भाषण में सोने की गुंजाइश बहुत हो जाती है। ये मोटे तौर पे टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं, और इसको देखते हुए एक व्यवस्थित ढंग से कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ लगभग 25-30 मिनट में, और उसके बाद में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड आज का बस मेरा एजेंडा तो यही है। आपके पास कुछ सवाल हों तो उन पर बाद में हम बात कर सकते हैं। मैं ये कॉपी मेरे हाथ में रखना चाहता था, तो आपका वो जो है जेब में डालने वाला यंत्र वो कुछ बेहतर चल रहा है क्या आज, या नहीं चल रहा, या मेरी बात इसके बिना आपको सुनाई दे रही है क्या? हाँ, ओके। सो मैं कोशिश करता हूँ बोलते बोलते मैं यदि धीरे बोलने लगूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे जैसे थकान बढ़ती है वैसे वैसे आवाज़ धीमी होती जाती है अमूमन, सो वो आप मुझे बता दीजिएगा। असेसमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले कौन सी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं उनको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, और कौन सी की कर रहे हैं उनको थोड़ा चिन्हित कर देते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि हम असेसमेंट के पर्पजेज क्या क्या हो सकते हैं। मैं ये शब्दावली बहुत सारी अंग्रेजी में काम में लूँगा, आपको जहाँ भी दिक्कत हो आप मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसकी जैसी हिंदी मुझे आती है वैसी बताने का। दो तरह के पर्पस हम देख सकते हैं उसमें, सीधे सीधे। एक को हम पेडागोजिकल कह सकते हैं, और पेडागोजिकल पर्पसेस में दो मुझे ध्यान में आ रहे हैं। एक हेल्प इन लर्निंग, ये हेल्प इन लर्निंग टू इंडिविजुअल चाइल्ड। किसी बच्चे को हम इसलिए असेस करते हैं कि उसकी मदद कर सकें बेहतर सीखने में। इसके साथ ओवरलैपिंग और इससे मिलता जुलता जो दूसरी चीज है उसको मैं टेंटेटिवली बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कह रहा हूं इस वक्त। ये टेंटेटिव है और दोनों में ओवरलैप है। जो मैं कहना चाह रहा हूं इससे वो है कि एक तो मैं एक बच्चे का असेसमेंट करता हूं कि उसकी बेहतर मदद कर सकूं, दूसरा मैं अपनी कक्षा में देखता हूं कि 25%, 30%, 50% बच्चे नहीं सीख रहे, इसलिए मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को और क्लास में किस तरह से बिहेव करता हूं उसको चेंज करने की, लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ जो फोकस है वो किसी एक बच्चे पर नहीं होके पूरे ग्रुप जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उस पर है। इनमें थोड़ा सा फर्क है, दोनों में ओवरलैप है। तो एक पर्पज जो असेसमेंट का, पेडागोजिकल पर्पज जो असेसमेंट का हम कह सकते हैं, वो ये दो पर्पज हो सकते हैं। असेसमेंट सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, असेसमेंट के और भी पर्पजेज होते हैं, और उनको हम नकार नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि साहब हमारा तो यही है, बाकी हम कुछ नहीं जानते। वो पर्पजेज ये हो सकते हैं, उसको मोटे तौर पर मैं इस वक्त मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी पर्पजेज कह सकते हैं हम मोटे तौर पर उनको। और उनमें एक जो इसके साथ ओवरलैप करता है फिर से, वो है सर्टिफिकेशन। आपको अब जरूरी नहीं रहा 5वीं पास की सर्टिफिकेट देना, लेकिन 8वीं पास की सर्टिफिकेट देना अब भी जरूरी है। और किसी भी स्कूल के लिए या किसी भी शिक्षण संस्था के लिए ये सर्टिफाई करना कि इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ इस लर्निंग प्रोग्राम में या इस कोर्स में या इस पढ़ाई में हिस्सा लिया है और उसमें ऐसा किया, ये दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। ये नहीं छोड़ सकते, और ये कभी भी नहीं था वास्तव में। जब भी स्कूल चले हैं
बहुत हर स्कूल से ये उम्मीद की जाती थी कि वो किसी न किसी प्रकार का एक सर्टिफिकेशन जारी करें जिसमें ये कहें कि बच्चों ने यहाँ तक सीख लिया। तो 8वीं पास की सर्टिफिकेट यदि किसी को देनी है, 10वीं पास की, 12वीं पास की, व्हाटएवर, तो उसके लिए ये दूसरी बात है। ये मैनेजमेंट का हिस्सा है एक तरह से, लेकिन ऑब्वियसली ये लर्निंग के आधार पर दिया जाता है, इसलिए पेडागोजिकली रेलेवेंट है। दूसरी जो चीज हो सकती है वो है कम्युनिकेशन टू पेरेंट्स। पिछले लगभग 20-25 वर्ष से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि स्कूल माता पिता को बताएं कि उनके बच्चे कितना सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं, पढ़ाई में कैसे चल रहे हैं। और अच्छे स्कूल एक्चुअली ये बात मान के चलते हैं। इसके बहुत सारे विकृत रूप भी हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग। मैंने ऐसी, क्योंकि मेरी बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है 6वीं के बाद, तब दिगंतर में सिर्फ 5वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। उसके बाद तो मैंने इस तरह की टीचर पेरेंट्स मीटिंग में भाग लिया है जहां बच्चे की लर्निंग की क्या पढ़ा, उसकी समग्रता के बारे में बात करने के बजाय आपको ये आगाह किया जाता है कि किस में ट्यूशन करवाएं, किस में करें। सो वो अलग बात है। और पेरेंट्स को इंटिमिडेट करने के लिए भी काम में ली जाती है, वो उसका विकृत रूप है। लेकिन एक दूसरी तरह से पेरेंट्स के साथ एक डायलॉग ओपन करना कि आपका बच्चा इस तरह से सीख रहा है और इसमें हमें ऐसा लगता है कि घर में इस तरह की मदद मिले, ट्यूशन वाली नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिगंतर स्कूलों में जब हम बात करते थे, किसी बच्चे को हम कंटिन्यूसली ये देख रहे हैं कि लेट आ रहा है और उसके कारण पढ़ाई कम हो रही है, उससे पता किया तो पता चला कि उसको सुबह सुबह किसी को खाना देने जाना पड़ता है और उसके बाद स्कूल आना होता है, या मदरसे जाना होता है और मदरसा ख़त्म हो जाए तब आना होता है। तो पेरेंट्स से ये बात करना कि देखिए आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं क्या, ये खाना थोड़ा पहले दे के आ जाए, आप पहले बना दें तो, या मदरसा की क्लास 2 घंटे की सुबह भी लगती हैं, शाम को भी लगती हैं, इसको शाम वाले में एनरोल करवा दें। ये दूसरी प्रकार की बात है। ये किसी प्रकार का ट्यूशन करने की या उसको जरूर भेजो की बात नहीं है, ये उसके सामने जो बाधाएं परिवार में आ रही हैं उनको दूर करने की बात है। तो दूसरी बात हो सकती है पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और तीसरी बात हो सकती है स्कूल हेल्थ। मुझे स्कूल हेल्थ नहीं लिखना चाहिए, दूसरी तरह से काम में लिया जाता है ये शब्द। सो हेल्थ ऑफ द स्कूल, पेडागोजिकल हेल्थ ऑफ द स्कूल। ये मोटे तौर पर हम ये कह रहे हैं कि किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं और उनमें से 5 बहुत बढ़िया सीख रहे हैं लेकिन 95 बहुत खराब सीख रहे हैं। तो बच्चों की सीखने के बारे में तो जो भी है सो है, लेकिन स्कूल का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है। तो स्कूल के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी हमें असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्कूल का पर्पस तो आखिर में बच्चों को सिखाना ही है। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं हेल्थ ऑफ द सिस्टम। ये जब राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं पीसा जैसे टेस्ट वगैरह, तो ये उस पूरे सिस्टम की हेल्थ की जांच के लिए भी कहे जा सकते हैं। हालांकि उनका पर्पस शायद इस वक्त तुलना करना अधिक होता है, वो अलग सवाल है। सो एक तो ये पर्पसेस वाला जो हिस्सा है इसको हम समझ लें। और मुझे ऐसा लगता है हम आएंगे, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा सीसीई पे आने से पहले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीसीई इम्पोर्टेंट है। इन जगहों पर सीसीई डायरेक्टली काम में आ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है, उसको कुछ मदद, कुछ दूसरे ढंग से उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके हम यहां और यहां काम में ले सकते हैं। इसमें हम काम में ले सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में सीसीई के माध्यम से बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। ये आप इसको याद रखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा आगे जाके हम बात करेंगे। जब हम सीसीई को परिभाषित करना शुरू करेंगे उस वक्त इस पर और बात करेंगे। दूसरी चीज हमको फिर ये देखनी चाहिए इस संदर्भ में कि उनको पर्पसेस के साथ मिला के देख सकते हैं। इस प्रकार की शब्दावली कई बार काम में ली जाती है, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवेल्युएशन।
फॉर्मेटिव का मतलब है जो साथ साथ चल रहा है और बच्चे की सीखने में मदद कर रहा है, और समेटिव का मतलब है साल के आखिर में या 6 महीने के आखिर में आप ये कहते हैं कि अब ये बच्चा यहाँ है। तो ये एक दूसरी तरह की बात है। इसमें देखें तो सीसी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव में वो काम आ सकता है वो डेटा कुछ मदद के साथ, कुछ दूसरे ढंग से ऑर्गेनाइज करने के साथ, लेकिन एक्चुअली वो समेटिव असेसमेंट नहीं है। समेटिव असेसमेंट की प्रकृति ये होती है कि आप बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आपकी अवधि है 6 महीने की या 1 वर्ष की, उसके आखिर में आप ये कहते हैं कि अब जरा असेसमेंट कर लेते हैं, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट रोज रोज चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक और भेद किया जाता है जिसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो मदद मिलेगी। असेसमेंट में एक पुराना झगड़ा और है जिसके बारे में अभी भी लोगों को तीन पोजीशंस हो सकती हैं, जिसके बारे में कौन सी पोजीशन लेते हैं ये स्कूल की फिलोसॉफी पर निर्भर करता है। बहुत सारे असेसमेंट जो हैं वो अभी मेरे पास ठीक से शब्दावली नहीं है, मैं इसको कंपैरेटिव कह रहा हूं। इसका ये मतलब है आप एग्जैक्टली ये नहीं देख रहे कि कौन बच्चा कितना जानता है, आप ये देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा जानता है और कौन सा बच्चा सबसे कम जानता है। तो बच्चों को एक आपस में कंपैरिजन की श्रेणी में रख रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सेवेंथ है इत्यादि। तो यहाँ इससे ये पता नहीं, किसी के ये कहने से कि ये बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, ये किसी को पता नहीं चलता कि इसको क्या आता है और क्या नहीं आता। सिर्फ ये पता चलता है लॉजिकली स्पीकिंग कि बाकी बच्चों को इससे कम आता है, और किसी के ये कहने से कि ये क्लास में 15वां है, ये पता चलता है कि 14 बच्चे ऐसे हैं जो इससे ज्यादा जानते हैं, और यदि टोटल 30 की कक्षा है तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो इससे कम जानते हैं। कौन कितना जानता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो बहुत सारे असेसमेंट इस तरह से होते हैं, और आजकल एक्चुअली यूनिवर्सिटी डिग्री वगैरह में भी बहुत बार ग्रेडिंग इस ढंग से की जाती है कि पहले 15% चाहे उनको कितना ही आता हो उनको ए दे दीजिए, दूसरे 15% को चाहे कितना ही आता हो बी दे दीजिए, तीसरे 15% को तो वो आप परसेंटाइल में उनको काट लेंगे कि इसको वो कंपैरेटिवली बताता है। ए ग्रेड है मतलब ये जो सबसे ज्यादा जानने वाला ग्रुप था उसमें है, लेकिन क्या जानता है इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। दूसरे को क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग या असेसमेंट या इवेल्युएशन कहते हैं। इसका यह मतलब है कि कोई करिकुलम है, उसमें यह अपेक्षा की गई है कि ये इसको गणित इतनी आ जानी चाहिए, भाषा इतनी आ जानी चाहिए और विज्ञान इतना आ जाना चाहिए, ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसके अगेंस्ट देख रहे हैं आप, हमारी परीक्षा प्रणाली में जब नंबर देते हैं 33%, वो क्राइटेरिया रेफरेंसिंग है कि गणित में मोटे तौर पर अंदाजा ये हो रहा है परीक्षा से जो करिकुलम था उसके हिसाब से इसको 33% करिकुलम आता है या 40% आता है। तो दूसरी बात जो है वो क्राइटेरिया रेफरेंसिंग की कह सकते हैं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि हम न क्राइटेरिया रेफरेंसिंग कर रहे हैं न तुलना कर रहे हैं, हम तो सिंपली ये देख रहे हैं कि कितना आता है। सिंपल असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये मुझे दावा भर लगता है, इसमें थोड़ी मुश्किल लगती है मुझे कंसेप्चुअली। कि पहली बात तो ये है कि आपको यदि ये चिंता नहीं है कि बच्चे ने कितना सीखा है और क्या सीखा है तो आप असेसमेंट कर ही क्यों रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मन में कुछ न कुछ बात तो है कि इतनी उम्र में इतना सीख लेना चाहिए, या करिकुलम तो ये चाहता है और उसके पास इतना ही है। आप उसको थोड़ा डाइल्यूट करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि 5वीं तक का सब आना चाहिए, हम तो सिंपली ये देख रहे हैं कि इस बच्चे को कितना आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये रियली होता नहीं है, ये हमारा स्टांस है, ये हमारा एक पोजीशन लेते हैं हम कि हम तो नहीं देख रहे साहब करिकुलम कितना भी दे रखा, हम तो ये देख रहे हैं बच्चे को कितना आता है। लेकिन आपको देखने की जरूरत क्या पड़ी? या तो कम आता है तो आप चिंतित होंगे और बहुत आता है तो आप खुश होंगे। लेकिन क्यों हो रहे हैं आप? ये कम ज्यादा कैसे तय करेंगे आप? किसके बैरक्स, किसकी तुलना में कम ज्यादा कर रहे हैं आप?
दूसरे बच्चों की भी नहीं कर रहे और करिकुलम की भी नहीं कर रहे, तो कहाँ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंपली असेसमेंट को नरम बनाने के शब्दावली का खेल है। कंसेप्चुअली मुझे ये संभव नहीं लगता। कंसेप्चुअली मुझे ये दो ही संभव लगते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी खामख्याली हो सकती है। आप इसको ओपन रखिए और आप और बात कर सकते हैं। अब इस सारे गैम्बिट में हमको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में यदि हम ये देखें तो मोटे तौर पर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या सीखा जाना चाहिए की तरफ ध्यान देता है, न कि किसने किससे ज्यादा सीखा। ये उसका कुछ टीचर उस पर्पज से भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो लोग कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस असेसमेंट या इवेल्युएशन की बात करते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि करिकुलम के बरक्स, करिकुलम की तुलना में बच्चा कहाँ पहुंचा है और अभी और कितना काम करना है। आप जब पेडागोजिकली उसको काम में लेते हैं किसी की लर्निंग हेल्प में, तब भी ये होता है, और जब आप बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग करते हैं तब भी ये होता है, जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं तब भी ये होता है, और सर्टिफिकेशन करते हैं तब निश्चित तौर पर ये होता है। अदरवाइज आप सर्टिफिकेट काहे की दे रहे हैं। सो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट शायद क्राइटेरिया रेफरेंसिंग असेसमेंट या टेस्टिंग के दायरे में आता है इस नज़र से। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि फिर इसका मतलब क्या है। दो चीज़ें कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के संदर्भ में, दो सवाल महत्वपूर्ण उठते हैं। पहला सवाल जो उठता है वो पीरियोडिसिटी का उठता है, और दूसरा सवाल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का उठता है। ये दोनों शब्द हैं इसमें। कंटिन्यूअस पीरियोडिसिटी को, पीरियोडिसिटी मतलब कितने कितने दिन में कर रहे हैं, उसको इंगित करता है। अपन ने शुरू में बात की थी कि समेटिव असेसमेंट कुछ इस प्रकार की बात होती है कि हम साल में 2 बार देखेंगे, साल में 1 बार देखेंगे, साल में 3 बार देखेंगे, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने पढ़ाना शुरू कर दिया जुलाई में और दिसंबर में एक परीक्षा ले लेंगे। ये समेटिव असेसमेंट है। जब कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात शुरू करते हैं खासकर भारत में, तब लोग ठीक से कल्पना नहीं कर पाते इसका क्या मतलब है, और वो पीरियोडिसिटी को घटा के, कम करके, और ये कल्पना कर लेते हैं कि वो कंटिन्यूअस असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे जुलाई में स्कूल शुरू हुआ और दिसंबर में असेसमेंट करना है तो समेटिव हो गया, लेकिन यदि 5 बार कर दें आप हर महीने तो कंटिन्यूअस हो गया। ये कंटिन्यूअस की गलत व्याख्या है। क्यों गलत व्याख्या है? इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि समेटिव असेसमेंट सारे बच्चों का एक पर्चे पे एक साथ होता है, और ये लोग भी सारे बच्चों का एक पर्चे पे एक साथ करते हैं। तो हर महीने कक्षा के लिए एक पर्चा बनाया और हर महीने टेस्ट हो गया। अब कुछ लोगों को लगता है महीना तो बहुत बड़ा होता है, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो हर सोमवार को कर लो, तो हर सप्ताह। लेकिन उसका करेक्ट वही रहा, सोमवार को होगा, सबके लिए एक पर्चा होगा, सबको एक साथ बैठ के देना होगा। एक्चुअली कंटिन्यूअस की जब लोग बात करते हैं कंसेप्चुअली, तो उनका यह मतलब होता है कि ऐसी कोई पीरियोडिसिटी नहीं है और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो सारे बच्चों का एक साथ होगा। कुछ का आज हो सकता है, कुछ का कल हो सकता है, कुछ का परसों हो सकता है, और उसमें पीरियोडिसिटी नहीं है। जिनका आज हुआ उनका परसों फिर से हो सकता है। सो पहली बात तो यह है कि वो पीरियोडिसिटी जो है वो गायब हो जाती है उसमें से।
पीरियोडिसिटी गायब हो जाती है तो ऑर्गेनाइज कैसे होगा, इस पर आएंगे अपन अभी, लेकिन अभी कंसेप्चुअली देख लें। दूसरी ये है कि मुझे जो पर्चा दिया गया या मेरा जिस चीज के लिए, जिस आइटम के लिए असेसमेंट किया गया, इनका असेसमेंट और इनका असेसमेंट उससे भिन्न आइटम पर हो सकता है। तो दो चीजें गायब हो गई, कॉमन पर्चा गायब हो गया और कॉमन टाइम गायब हो गया, और कोई पीरियोडिसिटी नहीं रही। तो कंटिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा मुश्किल सवाल ये उठता है कि फिर वो चालू हो गया अब और चालू है, लेकिन कंटिन्यूस का ये मतलब भी, दूसरा मतलब ये है कि कंटिन्यूस का कि कोई पल ऐसा नहीं गुजरे जब असेसमेंट नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा ज्यादा शिक्षक के लिए और बच्चे के लिए ये परिभाषा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए शायद बेहतर ये है कि हम ये कहें कि कोई निश्चित समयावधि तय नहीं है, और किस चीज पर असेसमेंट होगा ये इस बात पर निर्भर करता है क्या पढ़ाया जा रहा था और वो पर्टिकुलर बच्चा क्या सीख रहा था। सो ये इंडिविजुअल पर केंद्रित हो जाता है, पूरी कक्षा पर केंद्रित होने के बजाय। उसका टाइम, फ्रीक्वेंसी और किस मुद्दे पर असेसमेंट हो रहा है, तीनों इंडिविजुअल केंद्रित हो जाते हैं, न कि कक्षा केंद्रित या बच्चों के चेहरे गायब हो गए सिर्फ नंबर हैं, वैसे नहीं होता। तो ये कैसे हो सकता है और क्यों इसकी जरूरत है, इस पर अपन आएंगे एक मुद्दे पर और थोड़ी सी बात करने के बाद। दूसरे पर कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अब कॉम्प्रिहेंसिवनेस में कुछ चीजों को आजकल, शब्दावली का बड़ा चक्कर है आजकल, जिसकी मर्जी होती है वो कुछ भी उठ के बोलने लगता है। खैर शायद सदा ही था, मुझे नहीं कहना चाहिए आजकल, लेकिन कुछ चीजों को हम आजकल स्कोलास्टिक कहते हैं, और इसका मतलब है कि जो करिकुलम में लिखा हुआ है, हिंदी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन इत्यादि इत्यादि, जितनी भी भाषाएं हैं, जो लिखा हुआ है कितना सीखना चाहिए, वो जिनसे स्कॉलर बनता है वो स्कोलास्टिक वाली चीजें। कुछ चीजों को हम, कुछ लोग नॉन स्कोलास्टिक कहते हैं, कुछ अफेक्टिव कहना पसंद करते हैं। पार्डन? हाँ, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर। फिर इस पर झगड़ा हुआ, लोगों ने कहा भाई एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है, तो वो को करिकुलर, लेकिन वो बात वहीं घूम घूम के आ रही है। सो दूसरे को आप अफेक्टिव कह सकते हैं, कुछ लोग अफेक्टिव कहते हैं कम से कम। इसका ये मतलब है कि चलो भाई ठीक है, आपने गणित तो अच्छी खासी कर ली, लेकिन आप व्यवहार कैसा करते हो दूसरे बच्चों के साथ, संवेदनशील कितने हो। खेल में कंचे जब खेल रहे होते हैं बच्चे, तो बेईमानी कितनी करते हो, दूसरों के कंचे कितने चुराते हो। इनको आप मोरल एंड सोशल वैल्यूज कह सकते हैं। एक जमाने में इनको नॉन कॉग्निटिव कहा जाता था, आजकल भी बहुत सारे लोग कहते हैं। और नॉन कॉग्निटिव से आशय ये है कि इसमें आपका हृदय काम करता है, दिमाग की जरूरत नहीं है, ये इमोशनल है, और उसके आधार पर आप दूसरों से कैसा बिहेवियर हो रहा है ये तय करते हैं। इसमें आप कुछ कॉग्निटिव लॉजिक का मसला नहीं है। फिर लोगों ने कहा भाई ये तो गलत लग रही है बात, क्योंकि आप क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो कई चीज़ों के आधार पर तय करते हो, वो तो हैविली कॉग्निटिव है। जैसे परीक्षा में मुझे चीटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इसमें कई तरह से सोच सकता हूँ मैं कम सीखूंगा, चीटिंग से पास होता हूँ तो, या ये तो बेईमानी है, ये सब तो दिमागी जोड़ तोड़ है। तो कॉग्निशन से तो आप छुटकारा नहीं पा सकते, बल्कि आप कई बार जब इमोशन होते हैं उसके पीछे भी एक्चुअली कॉग्निशन हो। जैसे आजकल बहुत गुस्सा लोगों को इस बात पर आ रहा है कि दिल्ली में कंटिन्यूअसली गैंगरेप्स हो रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ इमोशनल रिस्पॉन्स है या इसके पीछे कुछ इस प्रकार का चिंतन है कि भाई ये तो सरकार अपना काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, मैं असुरक्षित रह गया, या जो दूसरे व्यक्ति के साथ जबरदस्ती है वो अपने आप में वैल्यू के स्तर पर बहुत खराब है, दूसरों के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार कर रहे हैं आप इसमें। तो ये सब तो कॉग्निटिव खेल है।
तो लोगों ने कहा भैया ये जो है ना आपका इमोशन जो है वो नॉन कॉग्निटिव हैं और वैल्यूज़ नॉन कॉग्निटिव हैं और बिहेवियर नॉन कॉग्निटिव है, ये बात तो बहुत दूर तक नहीं जाती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मान लेते हैं, लेकिन इसमें कॉग्निशन के अलावा कुछ होता है, सिर्फ कॉग्निशन नहीं होता। इसमें इमोशंस और जो हमको अफेक्ट करता है, इफेक्टिव साइड, भावनात्मक साइड भी होती है, जो गणित सीखने में हो सकता है बहुत थोड़ी सी हो। ज़्यादातर आप गणित और विज्ञान और भाषा या पर्यावरण अध्ययन सीखने में हो सकता है 90% कॉग्निटिव है और 10% भावनात्मक है। यहाँ पर हो सकता है 50% कॉग्निटिव और 50% भावनात्मक हो। मैं 50% तक ही जाना पसंद करता हूँ, उससे नीचे मुझे बहुत खतरा लगता है। लेकिन आप चाहें तो 90% भावनात्मक और 10% कॉग्निटिव रख लें, लेकिन उसमें मुझे खतरा ये लगता है कि भैंस में और मेरे में फ़र्क बहुत कम रह जाएगा, जिस फ़र्क को मैं थोड़ा बचा के रखना चाहता हूँ फिलहाल। तो उसकी हम बाद में बात कर सकते हैं। ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि खाली कवियों के दिमाग के ऊपर होती है कि भावनाएं हृदय से जनित होती हैं। एक्चुअली सबका केंद्र है हमारा हृदय। इसको थोड़ा ख़त्म कर लें, फिर आगे बात करते हैं। अफेक्टिव की जब बात की जा रही है तो इसका यह आशय नहीं होता है यहाँ पे कि इसमें कॉग्निटिव नहीं है। इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे मूल्य और हम दूसरों से कैसा बिहेवियर करते हैं ये पूरी तरह कॉग्निशन पर आधारित नहीं है, पूरी तरह रेशनल चिंतन पर, लॉजिक पर आधारित नहीं है। इसमें कुछ अफेक्टिव साइड भी है, ये मतलब है इसका। इसमें जो चीज़ें लेते हैं लोग अमूमन वो वैल्यूज, इमोशनल रिस्पॉन्स, और वैल्यूज से ही गवर्न होता है बिहेवियर। तो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं तो उसमें यह कहा जा रहा है आप सिर्फ स्कॉलास्टिक मत देखिए, आप इफेक्टिव साइड भी देखिए, और उसकी बहुत सारी इफेक्टिव साइड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैं गणित पढ़ तो बहुत अच्छा रहा हूं लेकिन मुझे गणित पसंद नहीं है। तो एक तो है कि गणित मुझे आती है कॉग्निटिवली बट आई डोंट लाइक इट। ये गणित के बारे में मेरा आप अफेक्टिव असेसमेंट कर रहे हैं और आप ये कहते हैं भाई ये गणित में है तो बहुत अच्छा, लेकिन गणित को पसंद नहीं करता। अब ये महत्वपूर्ण है गणित सीखने में भी। आगे मैं कितनी गणित सीखूंगा और गणित का जिंदगी में क्या उपयोग करूंगा, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुझे गणित से थोड़ा बहुत प्यार भी हो। हालांकि गणित से प्यार होना जरा मुश्किल काम है और यहाँ बैठे अधिकतर लोगों को शायद प्यार के बजाय कुछ और हो गणित से, डर या घृणा इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये एक सोचने की बात है। तो स्कॉलास्टिक्स के संबंध में भी मेरा एटीट्यूड क्या है, वेदर आई एंजॉय इट और डिटेस्ट इट, आई एम स्केर्ड ऑफ इट, और वो भी देखना चाहिए। अगली बात ये कह रहे हैं कि मेरी इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्या होती हैं, कि मैं जब नहीं सीख पा रहा हूं, मुझे कठिनाई आती है तो मैं उदास हो जाता हूं, विड्रॉ कर लेता हूं, टेंट्रम थ्रो करता हूं, पेंसिल फेंक दी और बाहर भाग गया, या मैं परसिस्टेंटली कोशिश करता हूं कॉन्सेंट्रेट करके। ये भी इफेक्टिव मामला है। तीसरी, मैं दूसरों से कैसा बिहेवियर करता हूं। मैं इतना दत्तचित्त हूं मेरी पढ़ाई में, यदि मुझे कोई कहे कि अपने पड़ोसी की मदद कर दो, नहीं, मैं कंपीट कर रहा हूं लोगों से या कोऑपरेट कर रहा हूं। मैं दूसरों की परवाह करता हूं थोड़ी बहुत या नहीं। शिक्षा के उद्देश्यों में आप देखें तो इस वक्त एनसीएफ में आपको कंसर्न फॉर अदर्स वेलबींग लिखा हुआ एक उद्देश्य मिलेगा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी मिलेंगी, समानता, न्याय इत्यादि। तो ये वाला हिस्सा मेरे बिहेवियर, वैल्यूज और रिस्पॉन्स का हिस्सा है। अब यहाँ एक समस्या आती है जो सब प्रकार के असेसमेंट की समस्या होती है और उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। जब हम ये चीज़ें देखने लगते हैं तो थोड़ा इस पर विचार करिए। और ये कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, फिलोसफी वाले चिल्लाते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। आप भी थोड़ी देर में सुनना चाहें तो बंद कर सकते हैं। वो ये है कि आप करते क्या हैं असेसमेंट में। आप व्यक्ति का बिहेवियर देखते हैं कि कागज पे मैं यदि ऐसा प्रश्न लिख दूं तो उसकी रिस्पॉन्स में वो कैसा उत्तर लिखता है, ये बिहेवियर है।
मैं उससे ऐसा सवाल पूछूं तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या बोलता है, ये बिहेवियर है। मैं उसको बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दूं तो वो कितने कंचे चुराता है या नहीं चुराता है, ये बिहेवियर है। तो आप देख क्या रहे हैं? आप बच्चे का बिहेवियर देख रहे हैं और आप जजमेंट किस पे पास कर रहे हैं? जजमेंट उसके दिमाग के अंदर क्या है इस पे पास कर रहे हैं। आपके पास ऐसी कोई एक्सरे दृष्टि तो नहीं है कि आप सीधा उसके दिमाग के कंटेंट देख सकें। तो आप बच्चे का बिहेवियर देख के उसके दिमाग की एक काल्पनिक पिक्चर बनाते हैं। आप उसको लॉजिकल कह लीजिए, लॉजिकल पिक्चर बनाते हैं, लेकिन उसमें आप उस बिहेवियर को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप जब ये कहते हैं कि मैंने बच्चे को गुणा का सवाल दिया और उसने कर दिया, तो आप ये कहते हैं बच्चे को गुणा के प्रिंसिपल्स आते हैं। वो प्रिंसिपल्स तो आपने नहीं देखे, आपने तो एक सवाल देखा और उस सवाल के रिस्पॉन्स में वो कर दिया। अब लोग कहते हैं कि भैया गुणा के सवाल करने के 1000 तरीके, गुणा के सवाल करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि मास्टर जी ने जो कुछ कहा था उसको आपने रट लिया, इधर से करना है, एल्गोरिदम एक प्रोसीजर रट लिया। और आप यदि ये पूछें रोक के कि भाई ऐसा क्यों किया, तो वो उसको नहीं पता है। लेकिन आपने जो दिमाग की पिक्चर बनाई उसमें तो आप कहते हैं गुणा के प्रिंसिपल आते हैं या गुणा करना आता है। तो गुणा का प्रोसीजर तो आता है, गुणा का प्रोसीजर तो आता है, लेकिन गुणा के पीछे की समझ है या नहीं इसकी आप कल्पना कर रहे हैं। और ये आप सब चीजों में कर रहे हैं। क्या हुआ? हो गर्दन। So, unless until that is something really serious. Okay, so ये जो समस्या है बिहेवियर देख के दिमाग की तस्वीर बनाना, इसमें लॉजिकल और कंसेप्चुअल गैप है और मेरा अपना इंटरप्रिटेशन बहुत हैवी रोल प्ले करने लगता है। तो एक टीचर ऐसा हो सकता है जिसका इंटरप्रिटेशन दूसरे टीचर से भिन्न हो। एक टीचर गुणा सही कर दिया, इससे बहुत खुश हो जाएगा, आता है। दूसरे को लगता है सही तो कर दिया लेकिन इसने मैकेनिकली रट लिया या इसको प्रिंसिपल्स भी आते हैं। और जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, ये सवाल सब जगह व्यापक हो जाता है कि वो दूसरे बच्चों की बहुत मदद करता है, लेकिन ये कंडीशनिंग है या किसी प्रकार की मोरल अंडरस्टैंडिंग है। बल्कि मैं इससे आगे जा सकता हूँ, ये शिक्षक को या दूसरों को दिखाने के लिए एक बनाया हुआ चीज़ है या अंदर का डीप सीटेड एटीट्यूड है। और इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकते। तो एक सीख हमको ये मिलती है असेसमेंट में कि हमको विनम्र रहना चाहिए। हम अंदाज़ा मार रहे हैं, हमारे पास पक्का उस चीज़ का दावा करने के आधार फिलोसॉफिकली कभी नहीं हो सकते। चाहे आप कितने ही बढ़िया टीचर हैं, चाहे आप कितना भी कंटिन्यूअस असेसमेंट कर मारा हो, ये स्थिति हमेशा रहेगी। तो हमें असेसमेंट के बारे में थोड़ा नम्र रहना चाहिए हमेशा कि मेरा मोटा मोटा अंदाजा ये है, ये वास्तविक स्थिति है कि नहीं, हमें कभी दावा मेरे विचार से नहीं करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ रिवाज ये है कि ये दावा खूब किया जाता है। अब दूसरी समस्या ये है कि इस वाले हिस्से में ये दावा करना और भी मुश्किल है। ऊपर वाले हिस्से में तो कुछ हद तक आप कर सकते हैं, नीचे वाले हिस्से में ये दावा करना और भी मुश्किल है। और इसमें हमें एक्चुअली पता भी नहीं है कि वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए जो हम सिखाना चाहते हैं और उनका बिहेवियर में प्रस्फुटन क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जस्टिस और इक्वलिटी सिखाना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस और इक्वलिटी को इंगित करने वाला बिहेवियर क्या है ये हमें नहीं पता एक्चुअली। बल्कि जस्टिस क्या है इसके भी हम सबके मन में, हम यदि पूछें जस्टिस क्या है तो अलग अलग रूप है। जबकि ग्रेविटेशन क्या है इसके बारे में अलग अलग रूप भी हैं। तो हम कह सकते हैं आपका आज के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ठीक है और आपका नहीं है, और इसलिए हम मोटे तौर पर एक मत पर आ सकते हैं। लेकिन जस्टिस क्या है इस पर एक मत पर आने की संभावना तक नहीं है। तो मैं जिस बच्चे को जस्टिस की वैल्यू काफी विकसित कहूंगा, दूसरा उसको जस्टिस में तो ये बिल्कुल जीरो है कह सकता है, और हम दोनों एक्चुअली अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव के लिए कोकोफोनी तो बहुत है देश में कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करें,
और उसके बिना नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको हम नहीं देख रहे हैं, कि ये पूरी तरह शिक्षक के इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है। यदि आप, मेरा सबसे प्रिय उदाहरण हरियाणा में खाप पंचायतों के अध्यक्ष और लीडर्स हैं। आप यदि हरियाणा के खाप पंचायत के किसी, और एक्चुअली उनमें से कई सारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग प्राइमरी में टीचर भी होंगे। तो समानता के बारे में उस शिक्षक का आकलन, आप तो कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, तो हरियाणा में भी होना चाहिए, और वो शिक्षक भी करेगा। अब वो किसको तो बराबरी की मूल्य में बहुत आगे विकसित है ये फतवा देगा, और किसको ये बहुत पीछे है ये फतवा देगा, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इसमें खतरा भी है। इसमें जो मेरी बायसेस हैं उनके अनुसार मैं बच्चे को ब्रांड कर सकता हूं। तो इसमें जो डेंजर है वो और ज्यादा है। अभी हम फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं ये करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं इसमें सावधानी की ज्यादा जरूरत है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस का ये अर्थ है कि उसमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, वो इंडिविजुअल बच्चे का हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, और कॉम्प्रिहेंसिव का ये अर्थ है कि बच्चे के विकास के सारे आयाम देखे जाएं, सिर्फ स्कॉलस्टिक नहीं, व्यापक दृष्टि से। तो अब सवाल ये उठता है फिर इसको करें कैसे। ये इतनी देर तक मैं सिर्फ उनकी परिभाषाओं की बात कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम यदि जंगल में हिरण ढूंढने पकड़ने निकल पड़े और हमें पता नहीं हो कि हिरण चीज़ कैसी होती है, दिखता कैसा है, मेरे मन में तस्वीर कुछ चूहे जैसी हो, तो मैं शाम को बहुत सारे हिरण पकड़ के ला के आपको दे सकता हूँ और आपको बड़ी निराशा होगी, क्योंकि मैं दिन भर चूहे पकड़ता रहा। तो हम पहले ये देखना चाहते थे कि हम पकड़ना क्या चाहते हैं, इसलिए हमने ये कंसेप्चुअल बात की है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसको फिर कैसे करें। मुझे ऐसा लगता है, और अब मैंने कल भी कहा था आपको कि मैं थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड बायस्ड इंसान हूं, तो आप थोड़ा अब आगे की बात को, यहां तक की बात जो है वो कंसेप्चुअल है, इस पर आराम से झगड़ा किया जा सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस वगैरह कह के पास करवाया जा सकता है टेंटेटिवली। आगे की बात को ऑब्जेक्टिव कह के पास करवाया जा सकता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है कि आप उसको अलग से असेसमेंट के रूप में देखना छोड़ दें। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक दूसरा कंसेप्ट है शिक्षा में, उस पर आइए और फिर दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट पाएंगे, तो शायद हमको कुछ लाइट मिल सके। उस दूसरे कंसेप्ट को लोग अमूमन पेडागोजी कहते हैं। शिक्षण शास्त्र, ये पेडागोजी क्या चक्कर है या शिक्षण शास्त्र क्या चक्कर है? पहली बात तो ये अपन को मान के चलना चाहिए कि कोई शिक्षक कक्षा में नहीं जा सकता जब तक उसके मन में कोई न कोई अपना सही या गलत शिक्षण शास्त्र नहीं हो। हमने आर्टिकुलेट किया हो या न किया हो, मैं यदि कक्षा में पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरी कुछ मान्यताएं हैं कि मुझे ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, बच्चा ऐसे सीखते हैं। तो एक मेजर सवाल जो शिक्षण शास्त्र में है वो है कैसे पढ़ाएं, और क्या पढ़ा रहे हैं जो करिकुलम में दिया हुआ है, और पढ़ाने के बेहतर तरीके खोजने हैं हमको जो सब बच्चों के लिए उपयुक्त हो। तो हम ये कह रहे हैं कि कैसे पढ़ाएं, ये सवाल जब हम पूछते हैं, और हमने कोई मेथड बता दी, प्रश्न विधि से पढ़ाएं। आजकल बीएड में बहुत बताया जाता है प्रश्न विधि, मैं जानता नहीं हूं क्या है, वैसे ही नाम ले रहा हूं। या दूसरा आपके आरटी में लिखा हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी मेथड्स से पढ़ाएं। वो जो कुछ भी होता हो वो भी मैं नहीं जानता हूं, आप में से कई लोग जानते हो, बहुत अच्छी बात है। सो चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाएं। ये आप बेहतर सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं या अल्लाह मियां का फतवा है?
यदि बेहतर सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं और जागरूक शिक्षक हैं तो ये पढ़ाने से, इस तरह पढ़ाने से बच्चे सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, इसकी चिंता भी आपको होनी चाहिए। तो इसका मतलब असेसमेंट होना चाहिए। मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूं ये है कि बेहतर पेडागोजी का असेसमेंट लाजमी हिस्सा होता है। कैसे पढ़ाएं, इसके लिए हमारे मन में कुछ तरीके, कुछ मान्यताएं, कुछ एक्टिविटीज वगैरह हमने सीख ली हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कितनी सफलता मिल रही है, ये सवाल कॉन्स्टेंटली टीचर के जहन में रहना पड़ेगा यदि वो अच्छा पेडागोग है। तो यदि उसको ये नहीं पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका नतीजा क्या निकल रहा है, तो वो अच्छी पेडागोजी नहीं कर रहा है। और आप जैसे ही इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, कितना सीख रहे हैं ये देखना पड़ेगा, और जैसे ही आप कितना सीख रहे हैं लोग ये देखेंगे, आप असेसमेंट कर रहे होंगे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी पेडागोजी का असेसमेंट लाजमी हिस्सा होता है। और अब आप कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को पेडागोजी के हिस्से के रूप में देखें, तो शायद हमको कुछ नतीजे निकलते हुए और कैसे कर सकते हैं उसकी बात समझ में आ सकती है। और अब जो बातें हैं वो अमूमन इसमें कही नहीं जाती हैं, लेकिन एक बहुत सरल बात देखते हैं। अभी जो कुछ मैं कर रहा हूं ये भी एक प्रकार का पेडागोजिकल अटेम्प्ट है। मैं कॉन्स्टेंटली ये देख रहा हूं कि कितने लोग शायद मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनके चेहरे देख रहा हूं, आंखें देख रहा हूं, और ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यदि मुझे बहुत लोग ऐसे लगने लगें जिसमें मुझे ये अंदेशा हो, सही या गलत, कि सुन नहीं रहे, तो मैं कुछ टोटकेबाजी करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें? क्या इसमें असेसमेंट शामिल है? और क्या इमीडिएटली उस असेसमेंट को रिस्पॉन्ड करके मैं पेडागोजी को बदल रहा हूं? ये मैंने एक उदाहरण भर दिया है। आप भी जब भी कहीं बोलते होंगे, इनको छोड़ दीजिए, जब आप अपने बीबी या पति से आर्ग्यू कर रहे होंगे, उस वक्त भी आप कॉन्स्टेंटली असेस करते रहते हैं कि ये कितना गुस्सा हुआ है, अभी थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया है, और बिल्कुल ही असर नहीं हो रहा तो भी परेशानी है। तो उसको कैलिब्रेट करते हैं आपके राइट हिट करने के लिए। सो कांस्टेंट असेसमेंट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का हिस्सा है, और पेडागोजी भी कम्युनिकेशन है। पेडागोजी का एक हिस्सा कम्युनिकेशन है कम से कम। तो एक तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस, ये सारा का सारा एक साथ। लेकिन इसका रिकॉर्ड आप कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म पढ़ा रहे हैं साल तक और 10 साल तक, तो आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। तो शायद एक तरीका ये हो सकता है कि मैं अपनी क्लास के बारे में कोई 100 शब्दों का नोट आखिर में लिख लूं। सब मैं थोड़ा पूरा कर लेता तो ठीक रहता। केवल कि जब हम लोग देखते हैं कि कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आधे घंटे 1 घंटे में तो लगता है ठीक है, आप फिर तरीका तो आपको ठीक है, लेकिन उनको पता चला उसके 1 घंटे बाद हमारा रिस्पॉन्स है जो, हाँ, उस वक्त हमको रुक जाना चाहिए और अपने घर चला जाना चाहिए। तो लेकिन अब इसको मैं असेसमेंट के रूप में कैसे ला सकता हूं? मैं असेसमेंट का शास्त्र बनाना चाहूं तो एक मैकेनिज्म इसमें यह हो सकती है कि मैं अपनी कक्षा के आखिर में 100-150 शब्दों का एक नोट लिख लूं, और उस नोट में मुझे सारी चीजें लिखने की सब लोगों के लिए रोज जरूरत नहीं है। मैं एक टिप्पणी ये कर सकता हूं कि ओवरऑल कैसा रहा। एक टिप्पणी ये हो सकती है कि कौन कौन लोग थे जो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं भाषण की बात नहीं कर रहा हूं, कक्षा की बात कर रहा हूं, जिसमें और भी एक्टिविटीज होती हैं। उसमें हो सकता है लोग कक्षा की कल्पना करेंगे अभी हम, उसमें हो सकता है कि बच्चे मैं कोई भाषण दे ही नहीं रहा,
बच्चों के लिए मैंने ऐसी योजना बनाई है कि अपनी अपनी किताब पर बैठ के जो मैंने उनकी कॉपी में लिख दिया वो कर रहे हैं और मेरे पास आ रहे हैं समझने के। तो मैं उस नोट में इस प्रकार की बात लिख सकता हूं कि किन बच्चों ने लगभग पूरा वक्त जो दिया गया काम था उसमें रुचि लेके किया और कौन बच्चे उतनी रुचि नहीं ले रहे थे। और 6-7 दिन में मेरे नोट्स में एक पैटर्न उभर आएगा कि कौन से हैं जो कंटिन्यूअसली रुचि लेके काम करते हैं और कौन से हैं जो अमूमन इसमें से उधर उधर होते रहते हैं। उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी कर सकता हूं और दूसरे दिन की योजना बदल सकता हूं, या उनको ये कह सकता हूं कि जरा मेरे पास आ जाओ, तो बैठ के थोड़ा बात कर लेते हैं और तो लोग काम कर ही रहे। एक चीज तो ये हो सकती है। अब आपको लगेगा मैं शिक्षक का काम बढ़ा रहा हूं, तो यदि आप कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं और आप काम भी नहीं बढ़ाना चाहते और पढ़ाना भी नहीं चाहते, तो मुझे नहीं पता आप क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसी चीज़ों से कभी परेशान नहीं होता कि पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए मुझे योजना बनानी पड़ेगी, पढ़ाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। भाई साहब नहीं करना चाहते तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह चले जाइए। और आप लोग भी यदि ये सब नहीं करना चाहते और पढ़ना वढ़ना नहीं चाहते आरटी वगैरह, तो आप भी यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं और दुनिया में बहुत जगह हैं। हम जो काम करते हैं, जिस पोजीशन में होते हैं सोसाइटी में, उसकी कुछ लाजमी शर्तें और जिम्मेदारियां होती हैं। और जो ये कहता है कि मैं तो वो भी पूरी नहीं कर सकता, तो उनसे तो हम क्या कह सकते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जिनको काम का बोझ बेहद सताता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा जादू चलाया जाए कि आप जाके फूंक मारेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो जो शिक्षण शास्त्र ऐसा ढूंढ सकते हैं वो आगे बढ़ें उसमें। तो एक बात हम ये कह सकते हैं कि इसमें some kind of note of experiences, ये एक यूजफुल टूल हो सकता है। मैं लाजमी तौर पर वो करें ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एक यूजफुल टूल हो सकता है। थोड़ा और आप आगे चलेंगे तो आप पाएंगे कि ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली आपने इतना मटेरियल जनरेट कर लिया है कक्षा में कि आप आधा घंटा उस पर लगा दें तो आपने असेसमेंट का काफ़ी काम हो सकता है। आपके बच्चों ने कुछ न कुछ अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखा होगा। आपने कुछ पढ़ने को कहा है तो उसके बाद कुछ सवालों के उत्तर देने को कहा होगा। आपने कुछ सवाल दिए हैं गणित के तो उनका कुछ रिकॉर्ड होगा उनकी नोटबुक में। आपने बाहर से कुछ चीज़ें देख के आके उसका वर्णन करने को भाषा में कहा है तो वो वर्णन उपस्थित होगा। आपने डिक्शनरी में कुछ शब्द ढूंढ के उनके अर्थ और उन पर वाक्य बनाने को कहा है तो वो वाक्य लिखे हुए होंगे। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि क्लास वर्क बच्चों का आपके पास उपलब्ध है और इस पे यदि आप आधा घंटा लगाएं तो ये आपको एक और अंतर्दृष्टि इस बात के बारे में दे सकता है कि आपके क्लास के कितने बच्चे अपने दिए गए काम को आप जो चाहते हैं लर्निंग का लेवल और एफिशिएंसी और गहराई उसके साथ कर रहे हैं और कितने बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो इमीडिएटली फिर दूसरे दिन आप या तो जो बच्चे नहीं कर पाए उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं या उनके लिए आप टास्क दूसरी दे सकते हैं। तो फिर दूसरी जो चीज़ है वो बच्चों का किया हुआ काम। और इसमें आपने अलग से कोई असेसमेंट नहीं किया, प्लीज इस पर भी ध्यान दीजिए। आप अपना पढ़ाने का काम कर रहे थे और उस काम में आप थोड़े से सेल्फ रिफ्लेक्टिव थे और थोड़े से जागरूक थे और बच्चों ने जो काम किया उसको देख रहे हैं। इसके अलावा आपने असेसमेंट के लिए अलग से कुछ नहीं किया। ये दूसरा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का दूसरा टूल हो सकता है। कौन सा टूल कितना काम में ले उसकी बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तीसरी चीज ये हो सकती है, इन दोनों चीजों से आपको ये अंदाजा हो जाएगा, कम से कम मुझे हो जाता था। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 15 साल तक पढ़ाता रहा और ऐसे खटके जो आपसे कह रहा हूँ वो भी करता रहा। आजकल मैं कहीं दूसरी जगह पढ़ाता हूँ, वो अलग मामला है। उसमें कितना कॉम्प्रिहेंसिव और कितना कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है मुझे पता नहीं है उसका, लेकिन उसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे।
आप यदि ये कंटिन्यूसली करते हैं और जागरूक ढंग से करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कब आपको कक्षा में कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि पीछे की चीजें हो रही हैं कि नहीं। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। गणित के उदाहरण सरल होते हैं, इसलिए मैं गणित के उदाहरण लेता हूं। यदि आप गुणा सिखा रहे हैं या भाग सिखा रहे हैं और बच्चों के सवालों को देख रहे हैं और आपको पता है कि गुणा या भाग का कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी याद रखिए, ये शिक्षक की कैपेबिलिटीज की तरफ इशारा कर रहा है। आपको यदि ये पता है कि गुणा या भाग का कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो बच्चा भाग सीख रहा है उसकी ये गलतियां जोड़ बाकी या गुणा नहीं सीखने के कारण है या ये एक प्रकार की क्या है, ध्यान नहीं देते कई बार बच्चे, केयरलेस मिस्टेक है। क्योंकि जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं उनमें पैटर्न होता है, केयरलेस मिस्टेक में कोई पैटर्न नहीं होता। कोई आदमी कंटिन्यूसली गुणा करते वक्त गलती करता है तो उसके मन में गुणा के बारे में मिसकंसेप्शन हो सकता है, तो आपको मिसकंसेप्शंस पकड़ में आ जाएंगे। जब आपको ऐसा पकड़ में आता है तो उस वक्त आप बिना किसी प्रकार के असेसमेंट के एक चीज कर सकते, आप 1000 चीजें कर सकते हैं, उनमें से एक ये हो सकती है। और मैं जो करता था वो मैं आपको बता सकता हूं। मैं बच्चों के लिए लंबी चौड़ी वर्कशीट बनाता था उससे, और हो सकता है वो गिनने से शुरू हो और आगे तक जा रही है, और किसी को मैं कभी नहीं कहता था ये असेसमेंट है या क्या चक्कर है, कि भाई तुम ऐसा करो, तुम अपना भाग वाग छोड़ो आज और ये सारी चीजें कर सकते हो क्या, ये तो आती हैं तुमको। और मैं जानबूझ के, शिक्षा पढ़ाने में थोड़ी बेईमानी चलती है भाई दवाई, तो मैं जानबूझ के पहला पन्ना दिखाता था, ये तो कर लेता हूँ, अभी देख जो छीन के भाग गया, बाहर बैठ के आधे घंटे तक कर रहा है। पहले तो वो गिनना विनना था जो बहुत सरल है, लेकिन फिर बाद में वो कुछ और हो गया, और बाद में कुछ और हो गया, और बाद में कुछ और हो गया, लेकिन तब तक वो उसमें फंस गया। तो वो मुझे अपनी वो सारी वर्कशीट हो सकता है घंटे भर में करके दे दे। दिस गिव्स मी अ वेरी गुड आइडिया कि गिनने से लेके भाग तक किस जगह पर प्रॉब्लम है। ये मैं सबको एक दिन में नहीं दे रहा, जिनको लिए मुझे लगा कि थोड़ी समस्या हो रही है उन 4 को एक दिन दे दी, किसी को किसी और दिन दे दिया, किसी को किसी और दिन दे, और ये सब बदलती रहती है। बट दे गिव मी अ वेरी गुड आइडिया कि कंसेप्चुअली कहाँ प्रॉब्लम है और मैं उसको एड्रेस कर सकता हूँ। सो दिस गिव्स मी अनदर काइंड ऑफ, दिस इज असेसमेंट। ये वर्कशीट जानबूझ के असेसमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें इसको असेसमेंट के रूप में अलग से बच्चों के सामने नहीं रखा गया है। वो नॉर्मल रूटीन का तरीका है, क्योंकि मेरी मेथोडोलॉजी भी यही है कि मैं रोज सुबह सुबह वर्कशीट देता हूँ, या मैंने कोई वर्क बुक ले रखी है जिसमें मैं वो वर्क बुक दे देता हूं कि इसमें काम करो, व्हाटएवर। सो दूसरा फिर ये तरीका हो सकता है, तीसरी बात ये हो सकती है कि डेलिब्रेट असेसमेंट सीट्स, जो मैं कंटिन्यूसली देता रह सकता हूं, जिनका रूप बदलता रह सकता है, जो हमेशा 0 से शुरू हो, ये जरूरी नहीं है। मुझे जहां प्रॉब्लम लगती है उस प्रकार की चीजें उसमें हो सकती हैं। सब बच्चों को एक साथ देना जरूरी नहीं है। मैं जितना काम हैंडल कर सकता हूं सप्ताह में, उस ढंग से दे सकता हूं। किसी का हो सकता है मुझे रोज काम देख रहा हूं, जरूरत ही नहीं पड़े महीनों तक अलग से असेसमेंट करने की। किसी का हो सकता है मुझे फ्रीक्वेंटली करना पड़े। तो ये एज ए टीचर मेरे डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। लेकिन ये सारी चीजें आप ध्यान दें तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हैं, इनका कुछ रिकॉर्ड रह रहा है। मैं सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में एक साथ ये सारा रिकॉर्ड अपने सामने रख के मैं अपने बच्चों की प्रगति देख सकता हूं और उसके बारे में एविडेंस आधारित नोट्स तैयार कर सकता हूं। सो यहां हो ये रहा है कि एक पीरियोडिक रिपोर्ट, आखिरी बात, मैं 3 महीने में कर सकता हूं, 6 महीने में कर सकता हूं। अब यदि मैं ये 4 प्रकार के टूल्स कंटिन्यूसली काम में लेता हूं तो ये अलग अलग जगह पे कंटिन्यूसली बच्चों के फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में मैं इनको देख सकता हूं और पेडागोजी में मेरी मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये मैं एक स्कीम बता रहा हूं, आप ऐसी और स्कीम घड़ सकते हैं यदि उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें तो। अब सवाल ये है कि यदि ऐसा मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा।
पहली बात तो यह है कि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रोज़ कक्षा में बिना तैयारी के जो चला जाता हूँ और फिर कहता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कल कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे, 13वां, कौन से पन्ने पर थे, 47वें पर, तो ऐसा करो खोलो और तुम पढ़ो। ये मेथोडोलॉजी मैं काम में नहीं ले सकता। और जो लोग ये समझते हैं कि शिक्षकों को ये मेथोडोलॉजी की स्वतंत्रता देते हुए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट करवा सकते हैं, मुझे लगता है खाम ख्याली में है। वो पीरियोडिसिटी को घटा के 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नहीं कर सकते। और ये जो मेरे नोट्स हैं, इनमें बच्चे का बिहेवियर भी शामिल है, जो मैं कक्षा में बाहर भी, मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट का एक हिस्सा ये लाजमी है कि आप रिसेस के वक्त महीने में कम से कम 3-4 बार, मिनिमम 3-4 बार, हो सके तो ज़्यादा, आप कुछ नहीं करें, बैठ के बीड़ी पीते हैं तो एक कोने में बैठ के बीड़ी पीते रहें और वो जैसे खेल रहे हैं उसको देखते रहें, या खाना खा रहे हैं तो वो खाना खाते हुए देखते रहें। उनके साथ बैठ के खाना खाना, उनके साथ खेलना, ये लाजमी चीज़ होती है और उसका आपके नोट्स में कहीं रिफ्लेक्शन होना चाहिए। उसके बिना आप कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नहीं कर सकते। जो टीचर बच्चों के साथ हिलता मिलता नहीं है, उनके साथ खेलता नहीं है, उनको देखता नहीं है, उससे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करवाने की जिद मत करिए, नहीं होगा। और होगा तो वो कुछ और होगा जिसको आप काम चलाने के लिए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहेंगे। पहली बात तो ये है कि मुझे एक जागरूक शिक्षक होना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कलोड लेना होगा। अब तीसरी बात काफ़ी आसान हो सकती है। मुझे यदि किसी टीचर से करवाना है तो मैं शायद यहाँ से शुरू करूँगा कि बाकी चीज़ें छोड़िए, आप तो अपनी कक्षा में क्या हुआ और आपने क्या महसूस किया उसके बारे में एक ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्दों का नोट बना लीजिए, उस पर अपन बात करते हैं। तो ये एक प्रकार से बच्चों को ऑब्जर्व करने में कक्षा में और उसमें थोड़ी बहुत रुचि लेने में मदद कर सकता है शिक्षकों को। और आप पाएंगे, कम से कम मेरा अनुभव यह है, आई माइट बी रॉन्ग, आप इसको करें तो थोड़ा सावधानी से करिए और असफल हों तो मुझे दोष मत दीजिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी ये है। लगभग 15 दिन में लोगों को बहुत अच्छे तरह से नोट्स लिखना आ जाता है और ऑब्जर्व करना और कौन सी चीज लिखने के काबिल है और उसमें कितना लिखा जाए, और फिर ये बहुत थोड़ी देर का काम हो जाता है। ये लगभग 15 मिनट में आप कर सकते हैं। काफी रिफ्लेक्टिव किस्म के इंसान हैं तो आधा घंटा ले लेंगे, लेकिन इतने में ये आराम से हो जाएगा। एक चीज ये आरंभ की जा सकती है। दूसरी चीज, बच्चों के क्लास वर्क पर रोज एक नजर डालना और कल क्या करेंगे उसके लिए 2 मिनट सोचना। उसके बिना भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये दूसरा कदम है जिसमें आप आगे जाएंगे। और आप ये पाएंगे कि कोई भी स्कूल जब ये करना शुरू करता है और कलेक्टिवली डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो इसके रूप स्कूल में अपने आप उभरने लगते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है दोनों, डेलिब्रेट असेसमेंट की और ये रिपोर्ट, इन तीनों के रूप जो यदि 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे इंसान मूलतः आलसी होते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, लेकिन एक स्टैंडर्ड का काम भी करना चाहते हैं क्योंकि 5 आपस में हैं, एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो वो ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता, लेकिन ज़रूरत के सारे पॉइंटर्स हैं उनको भी लेता है। और अमूमन इस प्रकार के फॉर्मेट्स, क्लास वर्क को देखने और रिकॉर्ड करने के, दूसरे दिन की योजना के और इस रिपोर्ट के और ये बनाने के अभ्यास, ये शिक्षक लोग आपस में मिलके लगभग 2-3 महीने में कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, ये बदलते रहते हैं। मेरा अनुभव तो यही है, सरकारी स्कूलों का और दिगंतर के स्कूलों का भी, कि 6-8 महीने ठीक चला, फिर कोई न कोई उठ के कहेगा नहीं इसमें तो ये गड़बड़ है, फिर वो उसको बदल लेंगे और फिर दूसरा चालू हो जाएगा, 6-8 महीने ठीक रहेगा, फिर उसको बदल लेंगे। लेकिन आप ये पाएंगे यदि पिछले 2 साल के देखेंगे कि इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। कोई पहले आ जाती है, कोई बाद में आ जाती है, किसी की भाषा बदल जाती है, किसी में ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं, किसी में कम,
लेकिन इतने इमेजिनेटिव और फ्री थिंकर्स नहीं हैं कि बिल्कुल ही नई चीज़ ले आए। इतना इनोवेशन नहीं है एक्चुअली लोगों में। तो आप लोग जब बदलना चाहें, एक अच्छा तरीका ये है वास्तव में किसी चीज़ को बनाए रखने का, जब भी कोई कहता है बदलना चाहते हैं तो आप ही को बदलो, और जो आप नया लाएगा वो व्यक्ति, आप आश्वस्त रहिए उसका 80% पुराना होगा। तो आप निश्चिंत रहिए ऐसी चीज़ों के बारे में। जब लोगों में इतनी अक्ल आ जाएगी कि वो 100% नया कर लेंगे, तब आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी उनको। इससे घबराने की कम से कम मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगेन आपको क्लास में जाके और लोगों के साथ काम करते हुए ये टेस्ट करना पड़ेगा। ये मैं किसी शास्त्र के रूप में नहीं कह रहा, एक इंगित कर रहा हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं इसमें, कि आप राज्य स्तर पर इस प्रकार के फॉर्मेट प्रचारित करने के बजाय आप राज्य स्तर पर इसकी फिलॉसफी, कंसेप्ट्स क्या हैं, ऑपरेशनलाइज करने के लिए प्रक्रियाएं क्या होंगी डिस्कशन वगैरह की, उस पर काम करें। इसकी ट्रेनिंग कैसे हो, टीचर्स में किस प्रकार की क्षमताएं चाहिएंगी, उस पर मटेरियल बनाइए। और जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स हैं उनको ग्राउंड लेवल पे डेवलप होने दीजिए। तभी लोगों को समझ में आएगा कि वो क्या डेवलप कर रहे हैं। यदि वो आपने ऊपर से डेवलप करके भेजे हैं, न उनको विश्वास होगा कि वो काम के हैं, और न उसमें जो भरेंगे वो होगा जो आप चाहते हैं, उनका अपना इंटरप्रिटेशन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको करने का तरीका ये है कि हम इसके कंसेप्चुअल ढांचा क्या है, इसके पीछे फिलोसॉफी क्या है, पहले उसको समझें, उसके ऊपर एक डिस्कशन, बहस चलाएं। शिक्षक को कैसी क्षमताओं की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी कहा ऑब्जर्वेशन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो जो पढ़ा रहे हैं उसकी, बच्चे सीखते कैसे हैं, ये बच्चों के उत्तर देख के इस बात का अंदाज़ा लगाना कि उनके सीखने में प्रॉब्लम कहाँ है, इन सब चीज़ों को की तरफ इनका कोई लिटरेचर डेवलप करें। फिर शिक्षकों के साथ इंटरेक्शन कैसे करना शुरू करेंगे, उसके कुछ विधि विधान डेवलप करें। और फिर जो एक्चुअली क्लास में होना है वो आप वहाँ डेवलप होने दें। मेरा अपना अनुभव यह है कि कोई भी अकेला शिक्षक ये नहीं कर पाएगा। तो शिक्षकों के छोटे समूह, जैसे ही शिक्षकों का समूह 7-8 से बड़ा होगा प्रॉब्लम होगी, जैसे ही शिक्षकों का समूह 4 से छोटा होगा फिर से प्रॉब्लम होगी। तो यदि आप शिक्षकों के ऐसे समूह बना सकते हैं जो सप्ताह में एक बार बैठ के कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट पे, और उन्होंने अपने फॉर्मेट क्या भरे हैं उस पर डिस्कशन कर सकें लगभग 3-1 घंटे का, तो संभावना है कि ये होने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ संभावना है कि ये होने लगेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास है और ये रिपोर्ट भी लिखी जा रही है, तो अब क्या आप इसको सर्टिफिकेशन के लिए काम में ले सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्टिफिकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त मटेरियल आपके पास है, लेकिन इसको अकेला काम में नहीं ले सकते। आप आखिर में जब सर्टिफिकेट दे रहे हैं स्कूल की तरफ से 8वीं की, तब एक छोटी मोटी परीक्षा, जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं और काफ़ी लंबा दायरा कवर करती हैं, ऐसे कर सकते हैं समेटिव असेसमेंट के रूप में। और उसको आप ये कह सकते हैं, मैं वैसे ही अपने यहाँ जो परसेंटेज बाजी का रिवाज है उसमें कह रहा हूँ कि ये 75% और 25% के आखिर में आपने एक परीक्षा दी, और इसके आधार पर आप सर्टिफाई कर सकते हैं कि इन बच्चों ने फेल करना तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन आप हर बच्चे के बारे में ये लिख सकते हैं कि इसने 8वीं तक की पढ़ाई की है, इसकी रेगुलरिटी ये थी, गणित में इसकी परफॉर्मेंस कुछ इस लेवल की है, इतनी चीज़ें जानता है, इतनी चीज़ों में परेशानी है, भाषा में कुछ ऐसी समझ है, सीखने के प्रति ये एटीट्यूड है। ऐसी एक आप 1.5 पन्ने की रिपोर्ट बना सकते हैं, और ये उस बच्चे की मार्कशीट हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उस बच्चे की सर्टिफिकेट के रूप में आजकल जो आप देते हैं उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी होगी। यदि कोई दूसरा या उसका माता पिता उसको पढ़ेगा तो उसको थोड़ा अंदाजा होगा। तो इसको आप सर्टिफिकेशन के रूप में कुछ हद तक काम में ले सकते हैं। क्या ये स्कूल हेल्थ के बारे में कुछ बता सकता है? बता सकता है, लेकिन किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ,
हाँ, किसी न किसी को बैठ के इन सारे डेटा को एक साथ देखना पड़ेगा 6 महीने बाद या 1 साल में, और ये देखना पड़ेगा स्कूल कैसा चल रहा है, और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जो 10-15 पन्ने की हो सकती है, और उस पर बैठ के स्कूल में टीचर्स के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। और उसके बाद हो सकता है कि कुछ चीज़ें सुधरें, हो सकता है कुछ टीचर्स बेहद नाराज़ हो जाएं, आपको कुछ करना पड़े, कुछ कहना पड़े उनसे। हम तो ऐसा भी करते रहे हैं कि 3-4 बार जब कुछ नहीं हुआ तो आखिर में कि भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। बहुत जगह हैं दुनिया में, सरकारी सिस्टम में आपके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तो आप कंटिन्यूअसली किसी न किसी प्रकार की व्यवस्थाएं इसके लिए करते रह सकते हैं। लेकिन ये स्कूल हेल्थ में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मदद कर सकता है। सिस्टम की हेल्थ में मदद कर सकता है कि नहीं, मैं कहूँगा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि हर स्कूल में इसकी जो फिलोसॉफी और जो तरीके और जो रिपोर्टिंग के फॉर्मेट डेवलप हो रहे हैं वो उस स्कूल के जो टीचर और जो टीम है उनकी समझ के आधार पर है। पड़ोसी स्कूल में जो टीचर और टीम है उनकी समझ भिन्न हो सकती है, और इसलिए इनको कोलेट करके प्रतिशत निकालना एकदम गलत होगा, उसकी संभावना ही नहीं है। तो ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद स्कूल हेल्थ तक कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है, और सर्टिफिकेशन में कर सकता है, और माता पिता को तो आप ये पूरा रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। एक ज़माने में एक्चुअली हम ऐसा करते थे कि बच्चे की सारी चीज़ों की फाइल बनाते रहते थे, और ये रिपोर्ट भी होती थी उसमें, और साल में एक बार फंक्शन करते थे, और उस वक्त बच्चे एक्चुअली माता पिता को बुला के या जिसको भी वो पसंद करते हैं कम्युनिटी में, अपने चाचा भाई को, वो अपनी सारी चीज़ें मैंने ये बनाया ये बताते थे। तो इस तरह से माता पिता के साथ कम्युनिकेट करने में आप इसको अच्छी तरह से काम में ले सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने भाषण में जितना आपसे वादा किया था उससे काफ़ी लंबा दे दिया है, तो मैं अभी रुक जाता हूँ क्योंकि इनका टाइम तो लगभग पूरा हो गया है। फिर भी शायद हम 10 मिनट इसके ऊपर कोई सवाल वगैरह हो तो उनको डिस्कशन कर सकते हैं। ये मैंने आपको कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट से मैं क्या समझता हूँ ये बताया है। ये किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव शास्त्र है ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, और यदि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पर कोई ऑब्जेक्टिव शास्त्र है तो वो मैं जानता नहीं, मुझे पता नहीं है कि है क्या। बल्कि मेरे मन में तो कई बार ये भी सवाल उठता है कि हो सकता है क्या। आपको यदि आपको इस दायरे में काम करना है तो अपना शास्त्र कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पर खुद बनाना होगा। आप दूसरों की तरफ जब तक देखते रहेंगे वो आपको कोई शास्त्र ला के दे दे और उसके आधार पर कर लेंगे, तब तक मुझे डाउट है कि आप कर पाएंगे। आप कर पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन मुझे डाउट है। आप जब अपना शास्त्र बनाएंगे तभी कर पाएंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ है। अब मैं रुक जाता हूँ। मुझे लगता है कि असेसमेंट को लेकर के जो एक धारणा है, हमें लगता है कि हम हमेशा यही जानने की कोशिश करते हैं कि हमने बच्चे को कितना सिखाया है या क्या सिखाया है। मतलब हम ये जानते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। इसकी जगह पे अगर हम ये देखें कि हमने बच्चे को कितना सिखाया, हम कितना सिखा पाए, मतलब जो उंगलियां और हमारी तरफ गए कि हम सिखा पा रहे हैं या नहीं, तो शायद मुझे लगता है फिर हम और बेहतर पेडागोजी की बात सोच पाएंगे जब हम अपने ऊपर उम्मीद करेंगे कि यार मैं सिखा पा रहा हूँ या नहीं सिखा पा रहा हूँ। तो अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्या उसमें मेरे सिखाने के तरीके में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम इस एंगल से सोचेंगे तो शायद अपने शिक्षण शास्त्र पर हम ज़्यादा गंभीरता से सोच पाएंगे। और ये कैसे पता करेंगे कि बच्चे को आप कितना सिखा पाए? तो सर जो इस मैथड से अगर तरीके हम इन्हीं को अप्लाई करें तो ये फिर असेसमेंट से आगे जाके एक एटीट्यूड का सवाल है कि मेरा जनरल डायरेक्शन चिंतन का ये है कि मैं यदि कुछ सिखाने की कोशिश की तो नहीं सीखा तो मेरा डायरेक्शन क्या है कि मेरी विधि तो दुरुस्त है, मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, ये तो सीखने वाले में काबिलियत नहीं थी, ये है डायरेक्शन। या डायरेक्शन ये है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है मेरे में भी, या दोनों में ही गड़बड़ न हो, मिसमैच हो। तो ये तो एक एटीट्यूड का सवाल है जो आप किसी भी प्रकार के असेसमेंट के साथ ले सकते हैं। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में आई वुड एग्री विद यू, ये एटीट्यूड ही शायद लेना चाहिए, हम क्या कर पाए हैं। बल्कि मैं तो जनरली भी आपसे कहूँगा कि ये मान के कक्षा में जाना कि सब बच्चे सीखने में काबिल हैं,
ये कहीं ज़्यादा सुखद स्थिति है इसके बजाय कि बच्चे तो सीखने में काबिल ही नहीं है। पर्सनली आप मेरे से पूछें तो मैं तो इसको और भी आगे बढ़ाता हूँ ज़िंदगी में। हर इंसान से बात की जा सकती है, आपके दुश्मन से भी। हर इंसान भरोसे के काबिल है। तो ये लार्जर माइंडसेट का हिस्सा है, लेकिन कम से कम इतना तो उसमें हम देख ही सकते हैं। आपसे सहमत हूं मैं, लेकिन ये कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की विधि नहीं बता पाएगा। ये आपने जब जान लिया तब आपका एटीट्यूड क्या है, आप क्या करें, उस बारे में आपको बताता है। ये जो इसको अफेक्टिव कह रहे हैं, नॉन स्कॉलरशिप, तो इसमें जो मूल्य हैं, व्यवहार हैं, भावनाएं हैं, तो इनको जांचने का तरीका क्या होगा? उसकी किस तरह के फॉर्मेट बनेंगे? इस पर आप कुछ कहना चाहें? आपने कैसे बनाया है? मैंने बनाया नहीं। कैसे, किस तरह से? मुझे नहीं लगता है कि इसके कोई फॉर्मेट हो सकते हैं। मतलब आप यदि यहाँ जो बैठे लोग हैं, इनमें जस्टिस का जज्बा कितना है, इसका क्या फॉर्मेट बना सकता हूं मैं? मुझे तो नहीं लगता बन सकते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा, और वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ही रहेगा, इस सेंस में कि उसके ऊपर हमेशा बहस हो सकती है, उसको हमेशा चैलेंज किया जा सकता है। मैं यदि किसी व्यक्ति के बारे में कहता हूं कि ये बच्चा बहुत कोऑपरेटिव है, तो ये मैं उसके कुछ बिहेवियर के आधार पर कह रहा हूँ, या ये कह रहा हूँ कि ये खेल में या कहीं भी मैं जब देखता हूँ तो अपने काम से कन्नी नहीं काटता और बेईमानी नहीं करता। तो ये मोटे तौर पे मेरा एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है उसके बिहेवियर का। अब ये बच्चा आगे जाके बहुत संजीदा और न्यायपूर्ण नागरिक बनेगा, मुझे नहीं लगता कि हमको यहाँ तक जंप करना चाहिए, दो कारणों से। एक तो ये कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बिहेवियर और वास्तव में व्यक्ति सोचता क्या है, कंटेंट्स ऑफ अनदर पर्सन्स माइंड, उसमें एक लार्ज गैप है जो हम इमेजिनेशन से भरते हैं, और उसकी कभी भी ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एविडेंस नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि सौभाग्य से इंसान बदलता है। आज मैं बहुत ईमानदार हो सकता हूं और 15 दिन बाद मैं धुर बेईमान इंसान बन सकता हूं। आज मैं बहुत निम्न श्रेणी का बेईमान इंसान हो सकता हूं और 15 दिन बाद मैं बहुत ईमानदार आदमी हो सकता हूं। और यदि आप इस मान्यता को अस्वीकार करते हैं तो प्लीज ध्यान से करिए, फिर आप शिक्षा नहीं कर पाएंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में आप इंटरवीन करना चाहते हैं तो आप अजम्पशन लेते हैं कि इंसान लोग ज्ञान और मूल्य दोनों के स्तर पर बदल सकते हैं। यदि आप उनको स्थायी तौर पर ज्ञान और मूल्यों में बदलाव को अस्वीकार कर दिया है तो आप अपनी नौकरी पर लात मार रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, तो आप बल्कि मैं आपको बताऊं, आपकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए आपके हित में है कि आप ये माने कि इंसान बदल सकता है। फिर से बोलिए भाई, इसके बारे में आप किसी और से पूछें तो बेहतर होगा। मैंने थोड़े दिन ये कोशिश की थी कि मैं इवेल्युएशन और असेसमेंट में फ़र्क कर सकूं। लोग फ़र्क करते तो हैं, लेकिन कंसेप्चुअली वो फ़र्क कम से कम पर्सनली मुझे बहुत आगे तक नहीं ले जाता। जब आप किसी को इस प्रकार का फतवा देते हैं कि आप उससे कम हो या आप उससे ज़्यादा हो, या आपको यहाँ होना चाहिए था आप तो यहाँ हो, और काफ़ी दृढ़ता से, तो आपने जितना किया उससे कम किया, तब आप इवेल्युएशन कर रहे होते हैं। और जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि आपने इतना किया है, तब आप असेसमेंट कर रहे हैं। मोटे तौर पे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब आप असेसमेंट कर रहे हैं तब भी, चाहे आप उसको दोषी नहीं ठहराएं, चाहे आप उसको ये नहीं कहें आप पीछे हैं, आपके मन में कोई मापदंड तो है ही। तो कंसेप्चुअली कोई फाइन लकीर इनके बीच में मैं तो नहीं खींच पाता हूं। हालांकि जब आप तुलनात्मक स्टेटमेंट देते हैं और जब ये कहते हैं इस स्कूल को होना तो चाहिए था लर्निंग में 80 पे और ये इतना नीचे है, 20 पे ही है, तब आप इवेल्युएट कर रहे होते हैं।
और जब आप इस स्टेटमेंट को नरम कर देते हैं तब आप लोग अमूमन कहते हैं असेसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन ये आपके यहाँ और लोग होंगे जिन्होंने इस पर और पढ़ा होगा, वो थोड़ा और देख लें। सर तो बात है तो ये कि जो पीरियोडिसिटी वाला मामला है वो अगर मतलब इस पूरे को देख के तो ये लगता है कि पीरियोडिसिटी वाला मामला अगर वो गलत हाथों में तो आप पहले आप पूरे साल भर में बच्चे को 2 बार डरा पाने की स्थिति में थे और अब आप 12 बार डराने की स्थिति में होंगे, या 24 बार या 48 बार, उतनी बार आप डरा रहे होंगे। एक तो ये सर, मैं दूसरा एक आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की और टैलेंट रिव्यू प्रोसेस और इस तरह की चीजें होती हैं, फिर से बोलिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो जहां हम लोग नौकरी करते हैं हाँ। वहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस होती है और टैलेंट रिव्यू प्रोसेस जैसे फाउंडेशन में इस तरह का चल रहा है आजकल, हाँ। या यूनिवर्सिटी में आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा सीसी जैसा कुछ होता होगा। तो इनमें मोटे तौर पर क्या चीजें? नहीं, आपने ये टैलेंट के बाद क्या बोला? टैलेंट रिव्यू प्रोसेस चल रही है। ओके। ERP कह रहे हैं उसको। रादर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या? ये आप मेरे सेशन के अलावा सवाल पूछ रहे हो, लेकिन देखिए इसमें मोटी मोटी बात करें तो मैं 3-4 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है इसको असेस करना पड़ता है। और सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं जिस पर ये मेरी जिम्मेदारी थी अपनी ज़िंदगी के अधिक वर्षों, पिछले 2 वर्ष को छोड़ के, और अब भी मुझे 3-4 लोगों के साथ ये सब करना पड़ता है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप जब मान लीजिए कि मैं APU में गया तो APU में मेरा कुछ जॉब चार्ट है कि मुझे इतना पढ़ाना है, ये काम करना है, ये करना है, इसके लिए मैं वहाँ गया हूँ। तो मैं वो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये देखना APU का हक है। और मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे ये कहना है कि भाई साहब बहुत हो गया है, अब आप पधारिए। मैं ऑर्गेनाइजेशन का ये हक भी मानता हूँ। मैं इस सरकारी इस बात को नहीं मानता हूँ कि अब आप नौकरी के अंदर आ गए तो अब आप अपना जो दिया गया काम था, अपना जॉब चार्ट पूरा करें न करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे नहीं लगता, मुझे ये उस आदमी की इंसल्ट लगती है। किसकी? जिसका अप्राइजल हो रहा है कि हम आपकी यहाँ होना आपके किन्हीं गुणों, आपके किन्हीं सामर्थ्य के ऊपर नहीं है, सिंपली वही एवं ही है दुप्पल में, तो आपकी जगह कोई भी हो सकता था। मुझे ये ठीक नहीं लगता। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। पहली बात यह है कि इस प्रकार के अप्राइजल में अधिकतर संस्थाओं में यह होता है कि आप खुद अपना साल भर में क्या करेंगे उसका अंदाजा लिख के देते हैं पहले। फिर साल के आखिर में आपसे पूछते हैं कि भाई साहब आपने कहा था ये करेंगे और हमने आपके साथ मिलकर ये तय किया था कि आप जिस जॉब पे हो उसमें ये करते हो, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब जरा देखते हैं आपने कितना किया। अब आप नहीं कर पाए उतना तो 2-3 चीजें हो सकती हैं। आप अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा आंक रहे थे, आप पे बहुत प्रेशर था, तो या और कोई चीजें हो सकती हैं कि बीच में आप डिस्टर्ब रहे, बीच में आप बीमार हो गए, इत्यादि इत्यादि। इन सबको उसमें अकाउंट करना पड़ेगा और तब आप दूसरी प्लान बनाएंगे अगले वर्ष के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है परफॉर्मेंस अप्राइजल का जहां तक सवाल है, ये उस प्रकार का असेसमेंट या इवेल्युएशन नहीं है कि आप कितना सीखे। आपकी कुछ क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के आधार पर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम सौंपे गए हैं। आप वो काम कितनी सन्नद्धता और कितनी सफाई और कितनी एफिशिएंसी के साथ और कितनी गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है, जो संस्थाओं के देखने का हक है। थोड़ा रुक जाइए। अब आगे बढ़ते हैं टैलेंट रिव्यू। ये टैलेंट मैं नहीं जानता क्या होता है। पर्सनली आप मेरे से पूछें तो इंसानों को टैलेंट कहने में मुझे परेशानी भी होती है। मैं ये तो कह सकता हूं कि ये इंसान प्रदीप टैलेंटेड है। प्रदीप है, एक इंसान है, उसका एक वजूद है और उसका एक गुण है टैलेंटेड होना। लेकिन प्रदीप टैलेंट है, ये मुझे बहुत अटपटा लगता है। प्रदीप टैलेंट ही नहीं, प्रदीप और भी बहुत कुछ है और उसकी उस इंसानियत को मैं टैलेंट
के चक्कर में अनदेखा करने मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए जब भी लोग ऐसी बात करते हैं, टैलेंट सर्च, टैलेंट का विकास, टैलेंट, ये तो मुझे परेशानी होती है। मैं नहीं जानता हूँ, ये आप अपने संस्था में पूछिए। कोई मुझे यदि टैलेंट कहेगा तो मैं उससे कहूँगा कि नहीं भाई साहब, मैं रोहित धनकर हूँ, मैं टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं हूँ। मुझे कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ मेरे में खराबियाँ हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अच्छाइयाँ हैं। आप माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, लेकिन मैं टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं हूँ, इंसान हूँ। तो ये एक चीज़ आई थी जो आपने कहा था कि बहुत सारे शब्द लोगों ने गढ़ दिए। जब में हमारी परियोजनाएं और तमाम चीज़ें आई तो शब्दावली ऐसी है कि हर मूवमेंट के पीछे अभिव्यक्ति होता है सबका। उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते बात करते समय तो बहुत अच्छा लगता है, CWS एंड दिस इज, पता क्या क्या होता है CEO। लेकिन एक मित्र से मैंने पूछा कि आपका पूरा जोर इस बात पे है तो कंटिन्यूस क्या है, तो उन्होंने फट से कहा कंटिन्यूस में सतत, उसमें क्या है ये, मतलब उन्होंने भले ही उसको उस समय जल्दी में कहा कंटिन्यूस में सतत है, लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी सारी चीज़ों को बहुत जटिल बनाने के बजाय आज के इस पूरे सेशन में मुझे लगता है कि ये बहुत तामझाम नहीं कहा गया है, एक सिरे से शुरू करते हुए, और उस चीज़ पर कहा गया कि हम चाहते क्या है, हम समझते क्या है इससे, असेसमेंट से, मूल्यांकन से, और सतत के माने क्या है। ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस सेशन का वो रहा कि हमको तमाम जटिलता, शाब्दिक शब्दजाल से अलग करके और वास्तविक रूप से कक्षा के अंदर शिक्षक और बच्चे के बीच में जो कुछ घटित होता है उसको उसके वास्तविक संदर्भों में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि तामझाम के साथ नहीं, ये जो आज निकल गया। अब हमने ट्रेनिंग को रखे अपने तमाम स्टेट्स में 2 चीज़ों पर, और राजीव प्रेमजी फाउंडेशन के साथ में डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन था ELM पर, और CC स्पेशली लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पर। अभी भी दिक्कत क्या है कि हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो इसी जटिलता के चक्कर में 2 चीज़ खत्म कर देते हैं कि 30 लोगों के समूह के साथ में एक तो संवाद खत्म हो जाता है, सामने वालों को पता चलता है, और फॉर्मेट बना दिए। आपने कहा था कि आप फॉर्मेट बना के देखिएगा, वहाँ फॉर्मेट बनाने की एक्सपर्टीज हमारे लोगों ने हासिल कर दी, बहुत शानदार। उसे करते क्या, निकलता क्या, ये पता नहीं है, और डेटा इतना उनके पास कि अगर पूछें तो पूरे स्टेट के तमाम बच्चों के सारे डेटा उनके पोर्टल पर, वेबसाइट पर। लेकिन आप उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इतना फुर्सत नहीं उनको। उन्होंने कहा कि SPD ने कहा था कि आप डेटा इकट्ठा करिए, और उन्होंने पूरे उत्तराखंड के 13 लाख बच्चों के डेटा, टीचर्स के डेटा पोर्टल पर सेट कर दिए। अब कर क्या रहा आप इसका, उन्होंने कहा नहीं, कर ये है कि हम एक तो कभी कभार सैंपल के तौर पे देखते हैं कि स्कूल ने जो रखा हुआ है वो बच्चे का अगले साल पूछेंगे कि कितना डेवलपमेंट उसमें हुआ। तो स्टेट से पूछ के क्या करेंगे आप, स्टेट में बैठ के आप टीचर से पूछ के कि 1 साल पहले आपके पोर्टल में ये बच्चा मैथमेटिक्स में इतना था, ये था, आप 1 साल बाद क्या हुआ, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन ये सगल है, और मुझे लगता है कि बहुत सरल तो नहीं, ऐसा सरल नहीं है फिलोसफी के हिसाब से, इतना आसान नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया के हिसाब से इतना, जिसे कहते हैं कि हमारी करने की, एक शिक्षक के तौर पे हमारी करने की परिधि में है, और कम से कम समझ की परिधि में तो नहीं। 2 चीज़ें चाहिएंगी, एक काम करने की इच्छा जो कहाँ से आती है, कैसे पैदा की जा सकती है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन लाजमी शर्त है, और दूसरा काम करने की क्षमता। ये 2 चीज़ें चाहिएंगी। अब आप उसके लिए क्या करें, कहाँ से लाएं, वो मुझे नहीं पता। इस हाँ, तो अब ऐसा करते हैं, अपन 3 सवालों पर और क्विकली बात करते हैं, देन दिस इज ओवर। देखिए बंधु, थेरेपी और रेमेडी दोनों शब्द शिक्षा में अनुपयुक्त हैं मेरे विचार से। ये इंगित करते हैं कि आप बीमार हो, डायग्नोसिस भी वैसा ही है। ये बताता है कि आप बीमार हो और मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। मैं यदि नहीं सीख रहा हूँ तो बीमार नहीं हूँ, मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि मैं नहीं सीख रहा हूँ तो बीमार हूँ। सो अब आप ये देखते हैं कि आप जितनी अपेक्षा थी उससे कम सीखा, सिर्फ इतनी बात कह सकते हैं आप। तो आप और सीखिए, मुझे नहीं पता कि उसमें परेशानी कहाँ है।
एक बात और मैंने कही नहीं आज, क्योंकि कल कह दी थी। आप यदि शिक्षा का ऑथोरिटेरियन ढांचा और कक्षाएं रखते हैं तो आप कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ने तो कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो जो आप साहब कह रहे हैं उसको पोर्टल में रखने के लिए करेंगे, उसके अलावा कुछ उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट की लाजमी शर्त यह है कि आपने जब ये देखा कि बच्चे को ये चीज नहीं आती तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। यदि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, मैंने देखा कि मैं इन लोगों को भाग सिखा रहा हूं लेकिन इनमें से 6 को गुणा नहीं आता, तो अगले दिन मैं 24 को तो भाग सिखाता रहूं लेकिन इन 6 को मैं गुणा कैसे बेहतर सीखे इसके बारे में कोई गतिविधि करवा सकूं, अदरवाइज इस असेसमेंट का कोई उपयोग नहीं है। और जैसे ही मैं ये करता हूं, मैं उस ट्रेडिशनल शिक्षण के ढांचे से हट गया हूं जिसमें मैं सारे बच्चों को एक साथ बैठा के भाग सिखाऊंगा। या फिर मैं ये कर सकता हूं कि उनको ये कहूं कि तुम 6 माता पिता से कहना और अपने बड़े भाई से गुणा समझ के आ जाना। तो ये तो मुझे लगता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों पर डालना है। अब इस भूमिका के बाद मैं यदि आपका उत्तर देना चाहूं आपके सवाल का, तो देखिए, जब आप ये वाला काम कर रहे हैं ना कंटिन्यूअस, तो आपके सामने कोई बच्चा यदि धीरे चल रहा है या जिसको आप कमजोर कह रहे हैं, वो 1 साल के आखिर में उजागर नहीं होने वाला है। वो आपको रोज पता है, पहले तो इस बात पे ध्यान दीजिए। वो आपको हर दिन पता है, लेकिन उसके बावजूद साल के आखिर में ये स्थिति होगी कि आप अपने 30 बच्चों में से रफली मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लेता हूं कि 30 बच्चों में से 10 आपके ऐसे हैं जो आप संतुष्ट नहीं हैं कि आप ये कहें कि उन्होंने साल में जितना काम करना था वो कर लिया। बाकी बच्चों के बारे में आप ओके अगले साल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, लेकिन यहां जब तक आप सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं तब तक ये प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो भी शिक्षक रहे हैं वो सब जानते हैं कि बच्चों की जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि कुछ दिनों वो बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं और बाद में 6 महीने बहुत तेज गति से सीख रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये पाते हैं कि 8वीं की सर्टिफिकेट देनी है और उसमें आपने पाया कि 10% बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहने में कि इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा कर लिया, जिस स्तर तक की लर्निंग मैं चाहता था वहां तक की, ये आप नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हो गया, मत दीजिए उनको। वो 6 महीने 2 महीने 5 महीने और काम कर सकते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि मई में ही सबको सर्टिफिकेट दे के किस्सा खत्म करना है। आप ऐसा नहीं क्यों कर सकते कि जनवरी में जिन लोगों ने आपका काम पूरा कर लिया उनको कहें कि भैया मैं तो जो पढ़ा सकता था एलिमेंट्री में तुमको पढ़ा दिया, खत्म किस्सा, भागो घर जाओ। और किसी को आप दिसंबर में कह सकते हैं ये, लेकिन मैं ये जानता हूं गवर्नमेंट स्कूल में शायद ये संभव न हो। तो आप इस बात की तो गुंजाइश अब भी है कि आप बिना पास फेल का फतवा दिए, काम पूरा नहीं हुआ है, टर्मिनोलॉजी बदल के काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ दिन तक वो बच्चा और अध्ययन कर सकता है। लेकिन कम से कम ये आग्रह है एक टीचर के नाते मैं जरूर करूंगा कि आप अपना हर स्कूल का कोई मापदंड बनाइए कि बच्चों को जब तक इतना नहीं आ जाता तब तक उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा कर लिया, ये सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, वरना आपकी सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका भी है, आप जो चाहें वो चुन लें। दूसरा तरीका ये है, आपने किसी को पास कहें ना किसी को फेल कहें, आप सिंपली 2 स्टेटमेंट दें। एक तो पार्टिसिपेशन का स्टेटमेंट कि इसने पिछले 3 साल में 6ठी 7वीं 8वीं के कोर्स से, कौन से साल कौन सा पता नहीं, लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं का सिलेबस है, उस पर 3 साल काम किया। इन 3 साल में 80%, 90%, 75%, 60% उपस्थिति रही। इन 3 साल में जो काम दिए गए और जो टेस्ट वगैरह दिए गए या कक्षा काम, उनमें इनकी गुणवत्ता के ऊपर एक 4 लाइन का स्टेटमेंट ऐसी रही। स्कूल के विचार से गणित में इस वक्त ये इस लेवल पे है, भाषा में इस लेवल पे है, साइंस में इस लेवल पे है, उसके बारे में एक एक पैराग्राफ या 2-2 पंक्तियां लिख दें। और ऐसी चीज हो सकती है आपको ऐसे स्टेटमेंट देने पड़े कि विज्ञान में अवधारणाओं को समझने में बहुत तेज है और बहुत जल्दी अवधारणाएं समझता है,
लेकिन बहुत धीरे काम करता है, इसलिए सिलेबस में जितनी अवधारणाएं हैं उनमें से लगभग 60% ही सीख पाया है। हालांकि जिस भी अवधारणा पर ध्यान दिलवा दें वो अकेला अपनी मेहनत से बहुत जल्दी सीख लेता है। तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको देने पड़ सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सर्टिफिकेट मान्य होनी चाहिए। अब सरकार ऐसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं करती तो मुझे नहीं पता आप उसका क्या कर सकते हैं। हम लोग ऐसी सर्टिफिकेट देते थे एक्चुअली। इस लेवल पे तो कर देंगे, एलिमेंट्री लेवल पे कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर 8वीं में नहीं करेंगे। 8वीं के बाद अगर ऐसा आता है तो मुझे लगता है कि 9th में अगर बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो किसी प्रिंसिपल को इस बात पे आपत्ति नहीं होनी कि ये क्या है, ये मुझे तो नंबर वाइज चाहिए, बाकी मैं नहीं, मुझे पता नहीं है कानूनी स्थिति क्या है। हाँ। कानूनी स्थिति क्या है वो आप डोला सिर से पूछें कि मैं यदि ऐसी सर्टिफिकेट देता हूं मेरे बच्चों को तो उनको 9वीं में एडमिशन मिल जाएगा क्या? 9th स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। नहीं, जो स्टेट ने अगर इसको अडॉप्ट कर दिया है कि ऐसा सेपरेट एलिमेंट्री एजुकेशन के कम्युनिकेशन के बाद बच्चे को देना है, वहीं उस स्टेट का कोई दूसरा सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल है जो वो डिनाई नहीं कर सकता। ओके, सो मैं एक एजेंडा पॉइंट बताता हूं आपको। 8वीं का सर्टिफिकेट कैसा हो इसकी एडवोकेसी हम लोगों के लिए एक एजेंडा पॉइंट बनता है। हो सकता है हम उसके 2 हिस्से कर दें। हम ये जो 25% है इसके तो मार्क्स दे दें और इसका एक स्टेटमेंट दे दें, और हमें ये एडवोकेसी में जाना चाहिए। पहले तो आपस में बैठ के खूब बहस करनी चाहिए हमको, हम सहमत हैं कि नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इत्यादि इत्यादि। फिर हम यदि सहमत हैं तो हमें 8th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट कैसी होनी चाहिए आरटीई की मान्यताओं के अनुसार, उसके ऊपर हमको एडवोकेसी का एक एजेंडा उठाना चाहिए। वो कहता है कि एवरी चाइल्ड कंप्लीटिंग हिज एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड ए सर्टिफिकेट इन सच ए फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ, आई थिंक ये गुड है। फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑथोराइज्ड एजेंसी। ऑथोराइज्ड एजेंसी SCRT। तो अब तो आपको टारगेट भी पता है और क्या करना है वो भी पता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जल्दी, ये लोग ये कह रहे हैं कि टाई का टाइम हो गया है तो आप। लेकिन जब आप नोट बनाएंगे या हम नोट बनाएंगे साल में या 6 महीने में किसी बेसिस पे बनाते हैं नोट, उसमें हम इमोशनली वीक या बिहेवियरल उसमें अगर हम नोट लिखते हैं कि वो बच्चा, चलिए आपके ही एग्जाम्पल लेते हैं कल के कि एक बच्चा लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो एक टीचर की उसके व्यू में है कि वो तो लड़ाई झगड़ा कर रहा नहीं है, लेकिन एक टीचर ऐसे कर रहा है, दूसरा टीचर बोल रहे हैं जैसा आपने कहा था कि वो उसका कंफ्लिक्टिंग बिहेवियर है डेमोक्रेसी में बहुत मायने रखती है, तो वो ये लिखता है। तो ओवरऑल ये कंसंट्रेट हो जा रहा है आकर के एक बिंदु पे जो कि टीचर का बस है। भाई ये मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूं आपसे, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां स्कूलों को अपना डिप्लोमा देने की स्वतंत्रता है और स्कूलों के टीचर आपस में बैठ के तय करते हैं कि वो 8वीं पास का डिप्लोमा देंगे, वो किन आधारों पर देंगे, उनके बीच में एक सहमति होती है और उसके आधार पर स्कूल देता है। आपके यहाँ स्कूल से नहीं कह रहे हैं तो किस तरह की सर्टिफिकेट होनी चाहिए उसके फॉर्मेट पर SCRT से बात की जा सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट में ये जो इफेक्टिव साइड है इसके ऊपर आप क्या कहते हैं इसका कोई खास महत्व है नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लें। आजकल नहीं लेते हैं क्या हम लोग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो जो कहते हैं कि हिज कंडक्ट वाज गुड एंड हिज कैरेक्टर इज एक्सीलेंट, होता है क्या? हिंदुस्तान में हम सबके पास है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और हम में से आई एम सॉरी टू से दैट हम हिंदुस्तानी लोग लगभग 90% बेईमान लोग हैं और हमारे पास 100% के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो मुझे नहीं लगता कि आप बच्चे के वैल्यूज पे जजमेंट दे सकते हैं, और आप यदि जजमेंट देते हैं तो दूसरों को उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं इस हिस्से पर बहुत विनम्रता से कुछ चीजें टेंटेटिवली लिखी जा सकती हैं। देखने में ये आया है पिछले 3 साल में ये बहुत कोऑपरेटिव बिहेवियर करता रहा है,
हार्ड वैल्यूज से बचिए, ईमानदार वगैरह है, सत्यवादी है, छोड़िए। लोगों के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर करता रहा है, दूसरों से बातचीत में कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में डायलॉग करता है, ये चीजें आप जान सकते हैं और ये आप लिख सकते हैं। सीधा मुक्का चलाता है या पहले बात करता है, ये आप लिख सकते हैं। या हर छोटी मोटी बात पर भाग के टीचर के पास शिकायत करने आता है या कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करता है, ये आप लिख सकते हैं। वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगा और पढ़ने वाले को समझना चाहिए कि ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगा टीचर का, लेकिन न होने से शायद ये बेहतर है। एक अंदाजा आपको मिलता है, उससे ज्यादा उसके बारे में नहीं कह सकते। स्कोलेस्टिक के बारे में हम थोड़ा ज्यादा विश्वास के साथ उससे ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन संपूर्णता में उसके बारे में भी नहीं कह सकते। और कुछ चीजें इसमें सर, यही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है जो हमने उत्तराखंड में सीसी को लेकर तब यहाँ पे अभी जो हम वहाँ पे शुरू कर रहे थे कि 50 विद्यालयों के साथ जो फॉर्मेट डेवलपमेंट वाली बात हुई, मतलब उसको डायरेक्ट इस रूप में नहीं किया कि आप फॉर्मेट डेवलप कीजिए, उनके लिए इस स्वतंत्रता के साथ जो है सरकार के साथ काम करना शुरू किया कि इन 50 विद्यालयों के इन 50 अध्यापकों को पूरी तरीके से एक आज़ादी दे दी जाए कि ये सीसी में ये किस तरीके से अपनी चीज़ों को जो है रिपोर्ट करते हैं, कि किस तरीके से ये स्कॉलस्टिक को स्कॉलस्टिक चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, और उसके बाद राज्य के लिए जो है सीसी किस तरीके से बाकी के विद्यालयों में लोग कुछ करें, उसके लिए एक निर्देशिका जैसी बनाई जाए। अभी हम जो सीसी का जो ये हिस्सा है तो बड़ा शुरुआती दौर है ये, अभी उसके हम निर्देशिका के जो शुरुआती पन्ने हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। देखते हैं, अभी 1 साल का समय अभी हमारा होने वाला है और पिछली 3 कार्यशालाएं इसको लेकर के। एक दिक्कत तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा ये होता है कि एनसीईआरटी के सिस्टम के अंदर अभी एनसीईआरटी कुछ दूसरे किस्म की चीजों को कर रहा है, उसका फॉलो एससीईआरटी करता है। उधर सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका जो टीएससी ग्रुप है वो कुछ और चीजों को कह रहा है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऐसे होती है, उसके पर्सपेक्टिव वाले हिस्से पे बात करने के लिए एससीईआरटी होता है। इन दोनों के बीच में मिलन करना बड़ा इस तरीके का काम है। अब वहाँ पे अभी जैसे ये पोस्ट स्कॉलस्टिक चीजों को लेकर के सर आपको भी होगा कि उन्होंने कहा कि कुछ इंडिकेटर्स तय कर दिए है ना। अब वो इंडिकेटर्स क्या होंगे, अब उसी में झगड़ा है। एससीईआरटी बोलता है कि इंडिकेटर क्या होते हैं, हम तो दक्षताओं की बात करते हैं। टीएसजी बोलता है कि नहीं, दक्षताएं कुछ नहीं होती है, ये इंडिकेटर होता है। तो लेकिन बड़ा संघर्ष है। करिए संघर्ष। देखिए, आपने एक लंबा स्टेटमेंट दिया है, कोई सवाल तो था नहीं, आपने मुझे बताया है संघर्ष। करिए सर, करिए संघर्ष। मेरे से क्या चाहते हैं? और बहस ये है, हमने सवाल उठाया कि ये बेकार की बात है।